देश में एक और चुनावी दंगल खत्म हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ है। इसके साथ ही राजनीतिक लिहाज से अहम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में भी उपचुनाव के लिए वोट पड़े। कहने को तो ये चुनाव राज्यों के थे, लेकिन गूंज राष्ट्रीय मुद्दों की रही है। लोकसभा चुनाव में झटका खाने वाली बीजेपी का पूरा फोकस हिंदू वोटों को साधने पर रहा है और इसके लिए एक नारा जमकर गूंजा, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसके साथ ही चुनाव में वोट जिहाद, अवैध मुस्लिम घुसपैठ की भी गूंज रही। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसी मुद्दे पर भाजपा की घेराबंदी की। पूरे चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन के नेताओं ने इसी नारे पर भाजपा को सांप्रदायिक बताने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। चुनाव के एक दिन पहले महाराष्ट्र में हुए नोट कांड के बाद तो विपक्ष को भाजपा पर वार का सुनहरा मौका मिल गया। कल की घटना क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल करेंसी लाने की बातें की थी, नोटबंदी की थी। इतना भारी मात्रा में पैसा मिलना और बीजेपी का महासचिव का बांटना, क्या नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इस सरकार का चेहरा कितना बेनकाब हुआ है, ये प्रदेश और देश की जनता देखे। बीजेपी ने एक प्रकार से इन चुनावों को एक उस स्तर पे ले आए हैं जो कि एथिकली एंड मॉरली अनएक्सेप्टेबल स्तर है इस देश में। जिस प्रकार से मसल, मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ एजेंसीज, जिस स्तर पे ये मिसयूज हो रहा है, ये अनहर्ड ऑफ इंडिया में था इसके पहले। इन हालातों में हो रहे चुनाव एक तरह से 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव की रिहर्सल की तरह है। महाराष्ट्र और झारखंड, यूपी में जहां एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है, वहां के नतीजे देश की भावी राजनीति की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 24 की 64 और 29 का दाव इसलिए कहा जा रहा है कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन विधानसभा के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे इन चुनावों में हावी रहे। पूरी रिपोर्ट में हमने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव और चुनाव हुए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति और महागाड़ी के बीच टफ फाइट मानी जा रही है, इसी बीच एग्जिट पोल आ जाते हैं सामने जिसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एनडीए को बढ़त मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई, या फिर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का ये लिटमस टेस्ट है उपचुनाव। जिस तरह से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में बयान दिया, बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप कह दिया।
बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। झारखंड की बात की जाए तो घुसपैठियों का मुद्दा वहां पर हावी रहा। इन तमाम मुद्दों के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की सबसे ज्यादा बढ़त रही। हालांकि देखना है और समझना पड़ेगा कि आखिर विधानसभा के चुनाव थे 2 राज्यों में, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा 29 की रिहर्सल इसको मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है और किस तरह से ये पूरा चुनाव हुआ और पोल्स ऑफ पोल्स जो कह रहे हैं उस पर कितना दम है, चर्चा करेंगे। जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। महाराष्ट्र में महायुति या महाविकास आघाड़ी की बारी। झारखंड में सोरेन की सरकार या बीजेपी को मिलेगी सत्ता। यूपी में फिर सपा को बढ़त या दबदबा दिखाएंगे योगी। विधानसभा चुनाव में क्यों चले लोकसभा चुनाव के दांव। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जुड़ गई है, स्वागत है आपका। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि वोटिंग पूरी हो चुकी है, एग्जिट पोल भी हमारे सामने आ गए। हालांकि एग्जिट पोल या वोट परसेंट से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ट्रेंड या किधर जा रही है पूरी राजनीति या रिजल्ट। कैसे देखते हैं पूरा चुनाव, जिस तरह से विधानसभा या स्थानीय स्तर के मुद्दे नदारत रहे, पूरा चुनाव 2 राज्यों का या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, ये मुद्दे बहुत नए तरीके से चले इन चुनाव में। प्राय राज्यों के चुनाव में प्रादेशिक मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हवा में दिखाई दिए। राष्ट्रीय नेताओं की ज्यादा सभाएं हुई और बड़ा जो देश की सबसे बड़ा आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, जो वहां के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश जगह 2 या 3 दलों के बीच मुकाबला होता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो 6 दल आपस में चुनाव लड़ रहे थे और एक तरह से ऐसा कि शिवसेना जो पिछले चुनाव में थी वो 2 शिवसेना हो गई, एनसीपी पिछले चुनाव में 1 थी वो 2 एनसीपी हो गई। कुल मिला के जो गठबंधन हुए वे भी बड़े विचित्र हुए और पूरा कैंपेन इसलिए चला कि स्थानीय मुद्दे तो अलग अलग, विदर्भ का अलग है, अलग अलग, उधर मुंबई का अलग है, नई मुंबई का अलग। तो इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र रखा बड़ी चतुराई से दोनों ही गठबंधनों ने। और बीजेपी ने तो एक तरह से अपना एक जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसका एक लिटमस टेस्ट यहाँ लगाया हुआ है कि क्या होगा यदि इस नारे को पूरे देश में 2029 के चुनाव में या इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। तो एक तरह से अब जिस तरह दौर में चुनाव पहुंच गए हैं उसमें हमें कैसे जीतना है, बस इस पर फोकस रहता है। उसके लिए क्या मुद्दे उठाना है, क्या कहना है, इसकी कोई चिंता नहीं करता है। आप देखेंगे कि एक और ऐड करना चाहूंगी, जस्ट वोटिंग के पहले जो नोट कांड हुआ और आज सुप्रिया सुलेखा बिटकॉइन को लेकर आज जो ऑडियो वायरल हुआ, क्या ये प्रभावित करेगा चुनाव महाराष्ट्र में? चुनाव में हर चीज प्रभावित करती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, और जिस तरीके से एंड टाइम के मुद्दे उठाए गए हैं निश्चित रूप से इनका ही प्रभाव पड़ा होगा। बहुत मैं कहता हूं कि आजकल एग्जिट पोल पर भी नहीं जाना चाहिए। एग्जिट पोल आपने कितने देखे, कितने सही कितने गलत, इतिहास में आज तक 50% का इनका रेशो है। और फिर इसमें एग्जिट पोल अलग अलग बता रहे, कोई एकदम से किसी की बता रहा, कोई किसी के, अधिकांश हालांकि भाजपा गठबंधन की सरकार बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह की वहां विविधताएं थी, जिस तरह के अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे थे, जिस अलग अलग नेतृत्व था, अलग अलग दलों का प्रभाव था, पूरे महाराष्ट्र में अलग स्थिति नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति थी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है 23 नवंबर तक सबको इंतजार करना चाहिए। और ये चुनाव बड़े संदेश देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने एक तरह से और उसकी गठबंधन सहयोगी ने एकदम से जो नया नारा दिया है, उसका ये पहला चुनाव है और उसका टेस्ट लगेगा कि उनको इस चुनाव में कितनी सफलता मिलती है इस नारे की दम पर। बहुत कुछ दांव पे लगा है, राजनीति तक दांव पे लग गई है इन चुनाव में कि हम जीत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब इस दौरान देखा गया। पैसे पकड़े गए एक दिन पहले, बहुत सारी चीजें हुई। संतोष जी की प्रतिक्रिया, हालांकि एग्जिट पोल तो निराश कर सकते हैं विपक्ष को, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद?
देखिए प्रसिद्धा जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो पूरा चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का और झारखंड का, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ भी नहीं था। और अगर होता तो निश्चित रूप से जोर शोर से उसका बखान करते। मणिपुर जल रहा है अभी, बेहतरीन आप देख रहे हैं जिस तरीके से भी सारी खबरें आ रही हैं, इतनी हालत खराब है मणिपुर की और प्रधानमंत्री नाइजीरिया चले गए। मतलब ये है कि भारत में कोई भी स्थिति होती रहे, प्रधानमंत्री को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर उनके फेवर की स्थिति नहीं है, अगर उनके काम की स्थिति नहीं है, तो वो जलने देते, चाहे दंगा हो चाहे कुछ भी हो। आपने देखा कि टेम्पो भर भर के लाने की बात की, लेकिन इस नारे पर पता चला कि टेम्पो 3400 करोड़ रुपए का भर के गुजरात से जा रहा था महाराष्ट्र, और बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बात का खुलासा किया है। और उसके बाद में टेम्पो का जो माल था वो बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ दिख गए। तो ये दरअसल जो नारा था इनका कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा नहीं था। ये ऐसा था कि अगर आप बटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे, तो ये आपकी संपत्तियां बांट देंगे, धारावी दे देंगे अडानी को, और धारावी के अगल बगल की जितनी जमीनें हैं नेवी की और जितनी जमीनें सारी की सारी अडानी को दे दी जाएंगी। और बटेंगे तो पैसे बांटेंगे और उसके आधार पर बाद में अपनी संपत्तियां बांटेंगे। पहले ये पैसे बांटकर सत्ता पर कब्जा करेंगे और बाद में फिर उसकी संपत्तियां लेकिन बांटेंगे। जिस तरह तो से देश इंडी की गठबंधन संपत्ति ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण छिन जाएगा, जातीय जनगणना और पीडीए का फॉर्मूला जो चला, वो माना जा रहा है कि जो बटोगे कटोगे एक हो तो सेफ हो, ये उसकी काट है। ये जातीय जनगणना के आधार पर आपने बांटने की बात की लोकसभा चुनाव में। अपनी बात यदि मैं पूरी करता तो उसमें सारी बात आ जाती। तो जातीय जनगणना की भी बात इसलिए आई है, जातीय जनगणना की भी बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसलिए उठाई गई है क्योंकि इन्होंने तो जनगणना ही नहीं कराई। जातीय जनगणना दूर की बात है, क्योंकि अगर जनगणना हो जाएगी तो एक्चुअल स्थिति समझ में आ जाएगी कि कितने देश में अशिक्षित है, कितने बेरोजगार है, कितनी गरीबी है। इन आंकड़ों को यदि मोदी सरकार सामने ले आई तो उसकी सरकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। नकली विश्वगुरु का जो तमगा है वो उनसे छिन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जातीय जनगणना इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि उसको पता है कि फिर उसको सबको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। वो हिस्सेदारी केवल 2-4 उद्योगपतियों को देना चाहती है, बाकी पूरे देश की जनता को इस प्रकार से रखना चाहती है कि मदारी जिस प्रकार से दिखाता है कि वो कौवा आपका कान ले गया, जनता उधर देखते इतना मदारी माल गायब कर देता है। तो ये काम है इनके पास में। ठीक है, वाणी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, वाणी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, ये धार्मिक ध्रुवीकरण आपने किया है, हिंदू वोटों को साधने की कोशिश की, तमाम चर्चाएं हो रही है। भले ही आप इसे कहें कि विपक्ष ने जातीय जनगणना के आधार पर लोगों को बांटने की बात कही, उसके लिए हम ये नारा लेकर आए हैं कि एक रहोगे, एकजुटता से रहो, तभी सेफ रहोगे, नहीं तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। सबसे पहले आपके जितने श्रोता हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ, और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं इस डिस्कशन में, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, चुनाव जब भी होता है तो ये एक लिटमस टेस्ट होता है सभी प्रभावी पार्टीज के लिए, जो अपने अपने मुद्दों को समक्ष रखते हैं जनता के सामने। अब ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके बात सुनकर कि हार का डंका पीटना इन्होंने शुरू कर दिया निश्चित रूप से, क्योंकि इनको ये नहीं दिख रहा कि इनके इतने बड़े प्रभावी नेता राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के प्रचार प्रसार में ना महाराष्ट्र में दिखे, ना झारखंड में दिखे, ना यूपी में दिखे। क्या इन्होंने अपनी वेंटिलेटर पे बैसाखी वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों को बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ दिया? क्यों नहीं थे वो, है ना? ये बाकियों पे टिप्पणी तो बाद में करें, पहले तो अपने अंदर झांक लें। और दूसरी बात, जनता ये बहुत स्पष्ट रूप से जान चुकी है कि झूठ की कहानियां, झूठ के पुलंदे इनके पास और कुछ नहीं है। परोसते ये वही है जिससे बंटवारा हो, जिससे लोगों की हानि हो। लाशों पे राजनीति होगी, देश के बंटवारे पे राजनीति होगी, जाति गणना पे राजनीति होगी, परंतु जहां विकास के मुद्दे हैं, जहां राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, इनको तो बिल्कुल उधर झांकना भी नहीं है। अब रही बात महाराष्ट्र और सवाल है कि विधानसभा चुनाव में विधानसभा के ही मुद्दे नदारद थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी थे। एक गूंज ही सुनाई दी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, धार्मिक ध्रुवीकरण, तमाम चीजें। देखिए, ये जो मुद्दे आए हैं अभी, क्योंकि लोग बहुत व्यापक तरीके से चेतना आ गई है लोगों में कि हमें एक ही रहना है, एकता में, अनेकता के साथ। जब हम साथ में रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी। आप हमारे देश का जो चेहरा है, अब विदेशों में आप देखिए ना,
कहीं हम भीख मांगते थे कि हमें हमारे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, परंतु अब हम पड़ोसी देशों में जहां युद्ध हो रहा है उसको रोकने की काबिलियत रखते हैं। तो परिवर्तन नहीं आया है देश में। अब हम उस देश के वासी कहलाते हैं जहां पर आयुष्मान भारत जैसी एक इतनी बड़ी योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम कहलाती है, और जिससे कि मुझे लगता है आखिरी व्यक्ति तक हम वो लाभ दे सकते हैं जो कभी लोग वंचित थे, जो कभी लोगों को जाकर हाथ फैलाना पड़ता था और अपने जनप्रतिनिधियों को बोलना पड़ता था, भाई साहब चिट्ठी लिख दीजिए मैं इलाज के लिए बहू बेटी को ले जाऊं। देखिए, हमने वो काम किया है विगत 20 वर्षों में जो कांग्रेस ने 50 वर्षों में नहीं किया। कांग्रेस 50 वर्षों में शायद अपना ही एजेंडा चला रही थी, अपना ही विकास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, बिना भेदभाव के अपनी लाभकारी योजना। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह गए कि बीजेपी आरएसएस तो जहरीला सांप है, इनको तो मार दो। बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है तो भाई ये तो भाई इनसे हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं। जो देश की विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो राष्ट्रवाद के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो संस्थाएं देश की विरुद्ध जो शक्तियां हैं उनको हराना चाहती हैं, उनके लिए तो खड़गे जी के आंखों में तो कुछ कहना चाह रहे थे तो देखिए उनके हृदय में तो दर्द होना ही है, तो सब साफ और स्पष्ट है। इनकी जो कथनी और करनी है उसमें इतना अंतर है। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो देश का मखौल उड़ा के लाते हैं, इतना तो इनकी दादी ने भी नहीं किया। जवाब ले लेते हैं संतोष जी। अरे बहुत अच्छी बात कह दी वाणी अहलुवालिया जी ने। मैं चाहता हूं कि थोड़ा शांत रहकर मेरी भी बात सुने। विदेश में जाकर मखौल उड़ाने की जहां तक बात है तो ये शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। जाकर कहा था कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है। ये कहा था कि नहीं कहा था नरेंद्र मोदी ने? बता दे वाणी जी अगर नहीं कहा हो तो, भारत में पैदा होने में शर्म आती है। जो एक आतंकवादी घोषित है उसकी भाषा में कॉपी पेस्ट करके अपने वक्तव्य देते हैं। आप दोनों सुनिए, हम झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जो हुए विधानसभा चुनाव उनकी बात कर रहे हैं, हम उन्हीं पर बात करें तो सही रहेगा। झारखंड में अगर आपने उनको मौका दिया तो मुझे क्यों नहीं मौका? बिल्कुल, आखिरी में उन्होंने बात ऐड की ना, आप रखिए ना अपनी बात, बिल्कुल रखिए, लेकिन शिफ्ट कर देना मुद्दा वो भी सही नहीं है ना। नहीं, अगर उन्होंने कोई मुद्दा उठाया कि राहुल जी विदेश में जाकर मखौल उड़ाते तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैंने आपसे जवाब लिया ना, मैंने नहीं बोलने दिया ना संतोष जी। अब आप बोलिए ना, महाराष्ट्र झारखंड में क्या स्थिति है महायुति की और वहां कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में सपा। प्रीतिता जी सुन लीजिए, महाराष्ट्र में, वही तो मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महाविकास अघाड़ी के विरुद्ध बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि सरकार किनकी है? महायुति गठबंधन की महाराष्ट्र में। और वो देना चाहते हैं अडानी को देना चाहते हैं धारावी, अडानी को पूरा महाराष्ट्र बेचना चाहते हैं, वहां की कंपनियों को गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बोलेंगे? जो अडानी सरकार गिराने में लगा हुआ था, शरद पवार और उनके साथ मिलकर उस समय बात हुई थी, तो ये जब अजित पवार ने इसको स्वीकार किया है, तो अडानी वहां क्या कर रहा था? क्या वो राजनीतिक व्यक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी का दलाल है कि मोदी का एजेंट है? वो है क्या अडानी? कोई राजनीतिक व्यक्ति है? अडानी जैसे चोर जो इस देश को लूट रहा है, उसको इस देश को लूटने की छूट महाअघाड़ी गठबंधन और कांग्रेस नहीं दे सकती है। ऐसे दलाल जो सत्ता के दम पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को देश लूटने की इजाजत। ठीक है, तो आप बता दीजिए मुझे महाविकास अघाड़ी की क्या स्थिति महाराष्ट्र में? क्या जनता के बीच आप गए? ठीक है, आपने स्थानीय मुद्दों की बात की, आप बता दीजिए। 100% चुनाव जीत रही महाविकास अघाड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि अडानी को पूरा महाराष्ट्र सौंप दिया जाएगा। मोदी जैसे उनका जो सीईओ है वो उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब ये कह रही है कि देश भर में, दुनिया भर में नाम हो रहा है मोदी का। मोदी जितना फर्जी प्रधानमंत्री जिसने दुनिया में कुछ नहीं किया, आराम से ये जितने IIT एम्स बने, जितना सब कुछ बना है, मोदी ने एक चीज बनाई सिवाय बेचने के। प्रधानमंत्री को इस तरह से बात नहीं करना, ठीक है ना? आप इस तरह से नहीं कहेंगे। आप जहरीला साहब बता रहे हैं, आरएसएस बीजेपी को मार देने की बात कर रहे हैं, तो आप और हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हो या फिर उच्च पद कांग्रेस मुक्त भारत की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? किसने कहा था ये बात? ये झूठे मोदी के झूठे समर्थक और झूठे प्रचारक, इनकी बात सुनने हम यहाँ नहीं बैठे हुए। आप मत सुनिए, लेकिन मैं बोल के रहूंगी।
ये हाथ के जो करामत है, महाराष्ट्र में भी इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि चाहे वो मराठा वोट हो, चाहे ठीक है, आराम से सुन लीजिए ना संतोष जी, तो आप बता दीजिए क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा आपने। गठबंधन में आपकी सरकार है, हरियाणा के जब परिणाम आए हैं तब आपके साथियों के निशाने पर आ गई थी कांग्रेस कि गठबंधन के अलावा चिल्लाना वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो इस डिबेट में असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। इस देश का सबसे फर्जी प्रधानमंत्री वो भागना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, आप बताइए वीडियो वायरल हुआ है, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ है, बेचो हम सब संभाल लेंगे, ये साफ दर्शाता है कि ठीक है, रुक जाइए संतोष जी, अब बताइए और इनके कृत्य क्या है। वाणी जी जी अडानी का सेवा का संतोष जी रुक जाइए, आपकी बात सुनिए, आप झारखंड महाराष्ट्र में बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं बता रहे, ठीक है रुक जाइए ना, अभी बोल लेने दीजिए। देखिए बहुत साफ और स्पष्ट है, आने वाले हार का डंका कानों में बजने लगा है, इसलिए बौखलाहट सामने आ रही है, इसलिए ये बोलने भी नहीं देंगे दूसरे वक्ताओं को। और ये इनकी पहली बार की आदत नहीं है, हमेशा कांग्रेसी आजकल ऐसे ही बौखलाहट के साथ पेश आते हैं। हाथ का करामत साफ हो गई है, मोहब्बत की दुकान ध्वस्त हो गई है, मोहब्बत की दुकान, समोसे की दुकान, जलेबी की दुकान, आलू से सोना बनाने वाली दुकान सब बंद हो गई है, क्योंकि विदेशी स्पॉन्सर्स गायब हो रहे हैं। कल भी सुप्रिया सुले, नाना पटोले, वोट करने के लिए, वोट दिलवाने के लिए मुस्लिम संगठन लामबंद हो गया, तब कांग्रेस के लोग क्यों कुछ नहीं बोले? जब महाविकास को समर्थन मिला मुस्लिम संगठनों का, तब वहां पर कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोली महाराष्ट्र में? संतोष जी इसका भी तो जवाब दीजिए ना। शांत हो जाइए, शांत, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, चर्चा कीजिए आप। झारखंड में इनकार कर देते ना, मुस्लिम संगठन जब आपके पक्ष में आ गए थे। चाहती है कि कांग्रेस को अब बिल्कुल जवाब दे और चंपाई सोरेन बिल्कुल जीतेंगे। आप देख लीजिए उनका समर्थन जो उनको जनजातीय क्षेत्र से मिलेगा, आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए जो आपको विदर्भ बोलकर आपको ओबीसी और मराठा वोट में परिवर्तन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर और इस राष्ट्र के मुद्दों को लेकर अग्रसर है और जीतते रहेगी। चलिए ठीक है, शांत हो जाए, देवदत्त जी का रुख करूंगी मैं कि आखिर क्यों इस तरह की राजनीति देखने को मिली, सियासत, ये मुद्दे, चुनाव, और ये सरकार के चरणों में गिरी हुई है। चुनाव पहले नहीं हुए राज्यों में विधानसभा के, जो महाराष्ट्र झारखंड में हमने देखे इस बार। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, रुक जाइए संतोष जी। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार के चुनाव जरा अलग हुए हैं, प्रादेशिक मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए हैं और दोनों ही तरफ से उठाए गए हैं। बड़े अलग तरीके से चुनाव हुए। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी हुई कि शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, 2 फाड़ हो गए। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें नए तरीके से हुई, नए गठबंधन बने, नए मुद्दे उठे और बड़ा एक तरह से भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला ये चुनाव होगा, जिसमें नए तरीके से नया पैटर्न इस चुनाव में देखा गया। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब राजनीतिक दलों को एक बार फिर आत्मचिंतन करने चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या इस तरह की बहस, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले कि किस तरह, कौन सी बात नहीं वहां हुई महाराष्ट्र में, किस तरह से हर चीज में ऐसे बयान, तीखे बयान रहे कि बुनियादी मुद्दों पर किसी ने चर्चा नहीं की कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी जो लोगों की, आम आदमी की जिंदगी के महत्व के प्रश्न है वो कम उठाए गए। जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, उन मुद्दों पर दोनों दलों ने, दोनों गठबंधनों ने इस तरह से आवाज उठाई जो एक तरह से आक्रामक मुद्दे, जिन पर पब्लिसिटी बने, सुर्खियां बने, लोग डिबेट करें, बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है कि भारत जिस स्वभाव के लिए जाना जाता है उस स्वभाव की तरफ सबको लौटना चाहिए और एक ऐसा मतदाता के सामने पेश होना चाहिए जहां वो आत्मचिंतन कर सके, जहां वो अच्छा बुरा में तुलनात्मक अध्ययन कर सके। इस तरह के चिल्ला चोट और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के भीड़ रेल अंपेल चला, उसमें तो मतदाता सोचने को विवश हो जाता कि आखिर कौन सही कौन गलत, दिग्भ्रमत की स्थिति बन जाती है। चुनाव अब वाकई में माहौल के साथ साथ मैनेजमेंट के भी हो गए हैं और आखिरी दिन जिसने भी मैनेजमेंट बेहतर कर लिया होगा, अपने वोट निकाल लिए होंगे, वह तो सत्ता में आएगा ही और
लेकिन सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक दल जो भी आए उसको ये सोचना चाहिए कि हम एक सही दिशा में विचार विमर्श को ले चले, मुद्दों को हल कराने की दिशा में काम करें, क्योंकि इस तरह से तो राजनीति में वो जो गिरावट पहले से ही आ रही है और आती जाएगी। समय की कमी, एक आखिरी प्रतिक्रिया देवदत्त जी, इस पर छोटा सा कमेंट। 29 का दाव या 29 की रिहर्सल मान ली जाए, देश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे दोनों पर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों गठबंधनों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम देश में किस दिशा में जाएंगे और 2029 में क्या मुद्दे हावी होंगे। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 24 की चौसर 29 का दाव, कुछ इस तरह के ही दोनों राज्यों में विधानसभा देखने को मिले, जिनमें विधानसभा से ज्यादा लोकसभा के राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे। आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ सियासी उठापटक, बयानबाजी देखने को मिली। हालांकि जनता ने अपना मत डाल दिया है। इंतजार है 23 तारीख का कि आखिर जनता किसको चुनेगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।